गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले क्लास में देखा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस और टर्म के बारे में, क्या लाइक टर्म होते हैं क्या अनलाइक टर्म, उनके बारे में पढ़ा था और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया था। अब आज हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन देखेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले क्लास में टर्म क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। मतलब जेड का सब्ट्रैक्शन करिए वाई से। तो यहाँ तो हम सिंप्लीफाई में हम डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि वाई माइनस जेड, क्योंकि ए वर्ड में दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो इसको हम जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम वाई से। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम सेकंड क्वेश्चन अपना देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 ऑफ सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमको मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स वाई, इनको सम करके इनका हाफ लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, मतलब इनका सम करके हमको बाई, मतलब इसको डिवाइड कर देना, मतलब हाफ से डिवाइड कर देना है। तो इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 और यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। जेड एक नंबर है जो जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जेड एक नंबर है जिसको खुद से ही अपने आप से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जेड से ही खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं कि जेड इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड से। तो मेरा इक्वल टू आ जाएगा जेड इंटू जेड, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर। अगर दो मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ पर पावर 2 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे जेड स्क्वायर। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी एन क्यू। पी एन क्यू के प्रोडक्ट करने के बाद हमको उसका हमको इसको 1/4 ले लेना है। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा कि P मल्टीप्लाई बाई क्यू, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और पी क्यू को डायरेक्ट पी एन क्यू लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर एंड एडेड। यहाँ बोल रहा है कि दो नंबर है मेरे पास, एक्स और वाई, दोनों का पहले स्क्वायर कीजिए फिर इसको ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास दो नंबर हैं एक्स और वाई, तो हम पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर हम वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब बोला है दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको हम यही लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एंड एन। 3 टाइम मेरे पास दो नंबर हैं, नंबर कौन कौन से हैं, एम और एन को थ्री टाइम, उनके 3 टाइम है और उन सारे में हमको 5 को प्लस कर देना है। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3 टाइम है मेरा क्या, एम मल्टीप्लाई बाई एन, और यहाँ प्लस 5 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3mn प्लस 5। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर मेरा 7 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। मतलब मेरे पास दो नंबर हैं y और z, इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और इसको 10 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे 10 माइनस,
मेरे पास दो नंबर हैं, कौन कौन से हैं, वाई और जेड। तो वाई और जेड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे सब्ट्रैक्ट भी हो गया है, तो वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 10 माइनस वाई जेड लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 8। सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर, मेरे पास क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो नंबर हैं, सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ए और बी मेरे पास दो नंबर हैं, इनका सम को इनके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए और बी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसका। मान लीजिए इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें, तो सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट से इनके सम को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मेरा जो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इनका प्रोडक्ट है ए बी, और इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी। ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अगर उसको हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा माइनस में टर्म आ जाएगा। जैसे कि अगर इसको हमको लिखना होगा कि ए बी माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, तो मेरा ए भी एक एक्सप्रेशन आ गया। नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का पहला पार्ट भी है और सेकंड पार्ट भी है, और 2 के पहले पार्ट में मेरे 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई। तो 2 के फर्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन उसका 2 का पहला पार्ट का क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। मतलब हमको इसमें से टर्म और फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, और इसको टर्म एंड फैक्टर को दोनों को शो करना है बाय ट्री डायग्राम। तो हमने एग्जांपल में देखा था पिछले लेक्चर में कि ट्री डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करेंगे। तो 2 का पहला पार्ट का क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। मेरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, x+3 है। अगर x+3 है तो इसमें मेरे टर्म कितने हो गए, इसमें मेरे जो टर्म हो गए टर्म्स हो गए, तो मेरे टर्म से मेरे 2 टर्म हो गए, और इसमें मेरे 2 टर्म हैं, तो मेरे इसमें 2 टर्म हो गए। तो 2 टर्म कौन कौन से आ गए, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x+3 है, तो इसके 2 टर्म है, एक मेरे आ गए x हो गया और एक मेरा इसका टर्म 3 हो गया। अब इसके भाई अगर और स्मॉल इसका करना होता तो उसको फैक्टर चेक करते हैं। अगर x² होता तो कितने फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो x 2 फैक्टर से मिलकर बना होता। लेकिन अब सिंपल टर्म है x और 3 है, तो यहाँ पर a बाई और मतलब और बाई प्रकट नहीं होंगे, तो अंदर मतलब और टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे कि मेरे पास यहाँ पर 2 टर्म हैं, 2 टर्म हैं, कौन कौन से, x और 3। इन दोनों टर्म को प्लस से हम ऐड करके इसको कर दिए, तो मेरा एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मतलब इसका बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्या है, बी क्वेश्चन है कि 1 + x स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे कितने टर्म हो गए, एक मेरा 1 तो 1 तो है, तो 1 टर्म हो गया, दूसरा और एक तीसरा, एक मेरे यहाँ पर x टर्म हो गया, एक यहाँ पर x² हो गया। तो 1 और x तो और ब्रेक नहीं होगा, लेकिन x² और ब्रेक होगा, कौन कौन से, x और x में। तो यहाँ पर टर्म कितने हो गए, टर्म्स इक्वल टू 3 हो गए, और इनके फैक्टर भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। x² 2 फैक्टर में टूटा है, x और x+1, तो ये अलग ही एक टर्म ही रह गए। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी क्या है, तो सी है मेरा y माइनस y³। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मेरा कितना आ जाएगा, y माइनस y³। ये मेरे किस फैक्टर में टूटेंगे, तो एक मेरा हो जाएगा y हो जाएगा, दूसरा मेरा होगा y³। ये 2 टर्म है इसके, और फिर यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो इसको फैक्टर में तोड़ने के लिए हम इसको एक और y और एक तीसरा y, यहाँ इसके तीन फैक्टर हो गए y³ के, और यहाँ पर मेरा जो टर्म्स हो गए वो कितने हो गए, टर्म्स हो गए मेरे 2। यहाँ पर हम डी क्वेश्चन देखते हैं।
तो मेरा हो जाएगा 5xy² प्लस 7x²y। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मेरा क्या है क्वेश्चन नंबर डी, 5xy² प्लस 7x²y। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरा आ जाएगा 5xy² प्लस 7x²y। ये मेरे दो टर्म हैं, इनको दो टर्म कौन कौन से हो गए? पहला मेरा टर्म हो गया 5x²y और ये मेरा दूसरा टर्म हो गया मेरे पास 7x²y। अच्छा, इसमें मेरे फैक्टर कौन कौन से हुए? 5xy² मेरे फैक्टर कौन कौन से थे? एक मेरा फैक्टर हो गया 5, दूसरा मेरा फैक्टर हो गया x, तीसरा मेरा फैक्टर हो गया y और चौथा भी मेरा फैक्टर हो गया y। और इस केस में मेरे पास फैक्टर कौन कौन से हुए? एक हो गया मेरा 7 हो गया 7x²y में, दूसरा हो गया मेरा x, तीसरा भी हो गया मेरा x और चौथा हो गया मेरे पास y। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेरे पास टर्म कितने हो गए? टर्म तो दो ही हैं, लेकिन इनके एक टर्म में चार चार फैक्टर हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि टर्म मेरे पास दो हैं, लेकिन एक टर्म के अंदर चार फैक्टर हैं। और इस केस में हम देखेंगे तो इस केस में मेरे पास टर्म दो हैं, लेकिन एक टर्म में मेरे पास एक ही फैक्टर है और दूसरे टर्म में मेरे पास चार फैक्टर हैं। और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई कैसे बनता है? तो क्वेश्चन नंबर ई मेरे पास है -ab प्लस 2b² माइनस 3a² तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आ जाएगा, ये मेरे आ जाएगा -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। इसमें मेरे पास तीन टर्म्स हैं। कौन कौन से? -ab, दूसरे मेरे टर्म्स हो गए 2b² और तीसरा मेरा टर्म हो गया -3a²। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम अगर देखेंगे कि मेरे पास फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो एक मेरा हो जाएगा -1, दूसरा मेरा हो जाएगा a और तीसरा मेरा हो जाएगा b। दूसरे टर्म के लिए मेरे पास जो फैक्टर हो जाएंगे एक 2, दूसरा हो जाएगा b और तीसरा भी हो जाएगा मेरे पास b। और तीसरे टर्म के लिए मेरे पास जो फैक्टर होंगे वो मेरे हो जाएगा -3 a और फिर आ जाएगा a। तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो टर्म्स है वो मेरा टर्म्स कितना है? एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। तीन टर्म है, लेकिन एक टर्म के अंदर तीन फैक्टर है। एक जैसे कि -ab में -1ab, तीन इसके फैक्टर हो गए। 2b² में 2bb, तीन फैक्टर हो गए। और -3a² में -3a, तीन इसके फैक्टर हो गए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर इन एक्सप्रेशन गिवन बिलो। पहला जो था उसमें भी हमको आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर ही आइडेंटिफाई करना था, लेकिन हमको बाय द मेथड ऑफ ट्री मेथड करना था। अब सेकंड वाले केस में हम क्या देखते हैं कि इसको बाय द टेबल मेथड में हम टेबुलर फॉर्म में हम बना के इस मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए हमको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पहला मेरा जो कॉलम होगा वो मेरा होगा एक्सप्रेशन का, उसको हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। दूसरे वाले कॉलम में हम लिखेंगे टर्म्स और तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे हम फैक्टर, कि मेरे फैक्टर कौन कौन से हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है कि -4x प्लस 5। अच्छा, इसमें टर्म कौन कौन से हैं? इसमें मेरा दो टर्म है। कौन है? एक मेरा हो जाएगा -4x, दूसरा मेरा हो जाएगा 5। अब हम देखेंगे कि मेरा ये 5 के लिए तो कोई फैक्टर होगा नहीं, लेकिन -4x के लिए मेरे पास जो फैक्टर होगा ये मेरा हो जाएगा -4 और दूसरा हो जाएगा मेरा x। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन, पहला ए क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा मेरा b है, तो उसको हम देखेंगे तो मेरा जाएगा -4x प्लस 5y। इसमें भी मेरे पास दो टर्म्स हैं। दो टर्म कौन कौन से हैं? -4x और प्लस 5y। तो इसको हम देखने के लिए इसको हम जो -4x का फैक्टर देखेंगे तो मिल जाएगा -4 और सेकंड पार्ट में आ जाएगा x। इसमें हो जाएगा मेरा 5 और y। क्वेश्चन नंबर हम सी देखते हैं, सी। तो सी को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 5y प्लस 3y²। तो इसमें से मेरे पास दो टर्म हो गए, एक मेरा हो जाएगा 5y, दूसरा मेरा हो जाएगा 3y²। तो हमें पर जाएगा 5 और y इसका फैक्टर हो गया और इसका हो जाएगा 3y, इसका ये फैक्टर हो गया।
अगर हम डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट कहता हूँ मेरे पास एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर। तो पहला मेरे पास का टर्म आ गया एक्स वाई, दूसरा मेरा टर्म आ गया 2x² वाई स्क्वायर। तो इसमें मेरा फैक्टर होगा वो मेरा हो जाएगा एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा। दूसरा जो मेरा फैक्टर होगा वो मेरा इसमें हो जाएगा 2x एक्स वाई वाई। और ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ई नंबर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू। तो मेरा फैक्टर हो जाएगा मेरा हो जाएगा पी क्यू और दूसरा मेरा हो जाएगा क्यू। और इस केस में हम देखेंगे तो मेरे पास जो इसका इनमें टर्म होंगे वो होंगे पी क्यू और क्यू, लेकिन जो फैक्टर मेरा आएगा वो मेरा हो जाएगा पी क्यू और फिर यहाँ तो क्यू है तो सिंपली में इसको हम क्यू लिख सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में मेरा एफ है। एफ की केस में क्या करना है, तो 1 डॉट है, पॉइंट ना समझेगा, ये पॉइंट ना समझे, ये 1 डॉट है शायद, नहीं ये जो है एफ नंबर क्वेश्चन है वो मेरा है जो मेरा एफ नंबर क्वेश्चन है वो है 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। ठीक है, इसका हम देखेंगे कि मेरे पास इसका फैक्टर, इसका मेरे पास टर्म कौन कौन से हैं। तो पहला मेरा टर्म है 1.2 AB, दूसरा मेरा टर्म है -2.4 B और तीसरा मेरा टर्म है 3.6 A। ठीक है, अब इसको हम अगर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो मेरा आ जाएगा 1.2, एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा मेरा ए हो जाएगा, तीसरा मेरा बी हो जाएगा। अगर हम -2.4 बी में फैक्टर देखते हैं तो मेरा आ जाएगा -2.4 और दूसरा मेरा बी, और तीसरा अगर हम 3.6 ए में फैक्टर देखें तो मेरा आ जाएगा 3.6 और फिर ए आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी। यहाँ मेरे पास दो टर्म्स हैं, कौन 3/4x और फिर मेरा आ जाएगा 1.1/4। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 3/4x के लिए फैक्टर देखेंगे तो 3/4 और यहाँ पर x है, यहाँ पर मेरे लिए दो फैक्टर आ जाएंगे। और अगर हम h को देखें, क्वेश्चन नंबर h को, तो 0.1p² प्लस 0.2q²। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरे पास दो टर्म आ गए, 0.1p² और 0.2q²। अब यहाँ पर इसके लिए फैक्टर देखेंगे तो 0.1 कॉमा p फिर p, लेकिन 0.2q² के लिए फैक्टर देखेंगे तो 0.2q और q। ऐसे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होते हैं। जो वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो देखते हैं, इसके लिए भी हम टेबलर फॉर्म में देखेंगे। तो टेबल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मेरा टेबल में आता है मेरे पास एक्सप्रेशन, फिर मेरे पास आता है टर्म्स, फिर मेरे पास आता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। यहाँ पर कहा गया है कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब जो कांस्टेंट है उनको छोड़ के जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट हैं अटैच हैं उनको हम उनको सॉल्व करेंगे कि क्या है। तो पहला देखेंगे क्वेश्चन।
तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो मेरा कितना है 5 माइनस 3t 5 माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे जो टर्म आ गए वो मेरे कितने टर्म है, 2 टर्म है। एक कौन से हैं, 5 है और दूसरा मेरा है -3t स्क्वायर। इसमें हमें इसमें हमें करना है क्या है कि जो कांस्टेंट वाले टर्म है उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो कांस्टेंट वाले टर्म को काट देते हैं। तो ये हम टर्म देखेंगे जो मेरे पास वेरिएबल के साथ है। तो मेरा हो जाएगा -3t स्क्वायर और इसके लिए मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा -3। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट। तो 1 + t स्क्वायर प्लस TQ। इसके लिए मेरे पास जो कांस्टेंट उसको कांस्टेंट छोड़ देंगे। जो मेरे पास वेरिएबल वाले टर्म है उन टर्म को देखेंगे। तो एक मेरा है t, दूसरा मेरा है t स्क्वायर, तीसरा मेरा है TQ। और इन सब के लिए जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 1 है 1 है 1 है। तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। तो मेरा पास आ जाएगा x + 2xy + 3y। इसके लिए भी हम देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जो मेरे टर्म आएंगे वो मेरे x आएंगे, 2xy आएंगे और 3y आएंगे। इनके लिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो मेरे x के लिए हो जाएगा वो मेरा 1 होगा। जो मेरा 2xy के लिए मेरे पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो मेरे इसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो मेरा 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। y के साथ क्या है मेरे पास 3 है तो इसको हम 3 लिख देंगे। और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी मेरा क्या है, डी बोलिए या 4 बोलिए, मैंने ABCD करके लिख दिया है। तो डी में अगर देखेंगे तो मेरा आ जाएगा 100m + 1000n। इसके लिए मेरे पास 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से, एक मेरा आ जाएगा 100m, एक मेरा आ जाएगा 1000n। इसके लिए मेरे पास है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो मेरा m के लिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, पहले टर्म के लिए 100 और दूसरे के लिए 1000 आ जाएगा क्योंकि उसके पहले 1000 जो है कांस्टेंट के रूप में 1000 लगा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 5। क्या है, -p² + 7pq। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है क्या है, -p² + 7pq। ये जो मेरा टर्म आ जाएगा मेरा जाएगा -p² और फिर दूसरा टर्म आ जाएगा 7 + 7pq। तो पहले वाले के लिए जो मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा मेरा हो जाएगा -1, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 7। और अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं एफ़। क्वेश्चन नंबर एफ़ क्या है, एफ़ के लिए आ जाएगा 1.2a + 0.8b। इसके लिए मेरा टर्म है 1.2a आ जाएगा और दूसरे के लिए 0.8b आ जाएगा। तो पहले वाले के लिए हम 1.2 कर देंगे, ये मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि a के सामने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1.2 है तो 1.2 कर देंगे। और दूसरे वाले के लिए मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा 0.8। जी देखें तो मेरे पास आ जाएगा 3.14r² और 3.14r²। तो 3.14r² के लिए इसका जो टर्म क्या हो जाएंगे, 3.14r² ही होंगे। लेकिन इसके लिए मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा 3.14 होंगे। और यहाँ पर 3.14 एक और चीज़ को डिनोट करता है कि जो पाई की वैल्यू होती है हमारी वो भी होती है 3.14 और आगे लंबे मतलब और बढ़ती है। लेकिन 3.14 इसको हम एज्यूम करते हैं पाई की वैल्यू। वैसे यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पाई की वैल्यू 1.4, लेकिन अगर याद रखें तो अच्छा रहेगा। जी अब एच के लिए देखते हैं, 2l + b। तो इसके लिए मेरा जो 2l + b है यहाँ क्वेश्चन में, तो 2l + b है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो टर्म होंगे वो 2l + b कर देंगे। और ये जो मेरा
यहाँ पे इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। और मेरा GHI में लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो मेरा है 0.1y प्लस 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास दो टर्म आ गए 0.1y और दूसरे वाला टर्म आ गया 0.01y स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पहले वाले टर्म के लिए जो मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो 0.1 हो जाएगा, दूसरे वाले टर्म के लिए मेरा 0.01 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 देखते हैं। 4 का ए पार्ट है और बी पार्ट। तो पहले सॉल्व करते हैं 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बोल रहा है कि आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वही सेम जैसे हमने 3 किया उसी तरह से सेम वही बोल रहा है क्वेश्चन, बस इसमें बोल रहा है कि एक एक्स है उसी को आप वेरिएबल मानो, बाकी अगर इसमें वाई टर्म भी दिया हुआ है तो आप इसको कांस्टेंट एज्यूम करके चलो। तो हम सबसे पहले फिर टेबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम देखते हैं, मेरे पास एक्सप्रेशन, फर्स्ट हम लिख लेंगे एक्सप्रेशन, दूसरा हम लिख देंगे टर्म विथ एक्स, टर्म्स विथ एक्स, और तीसरा मेरा क्या बोलते हैं कि उसी का हम कोफिशिएंट निकाल देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट भी हम निकाल देंगे। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 4 का ए का पहला मेरा क्वेश्चन है कि वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या था कि वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहा है कि टर्म विथ एक्स, हमको उस यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर एक वाई स्क्वायर एक्स है प्लस वाई है, लेकिन हमें बोला क्या क्वेश्चन में कि टर्म विथ एक्स, जिस टर्म में एक्स हो आप उसको लो। तो अपन बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर एक्स, तो एक्स को हम वेरिएबल माने, एक्स को हम वेरिएबल ले लिए, तो वेरिएबल ले लिए तो इसके जो इसके साथ में है तो इसको हम कांस्टेंट, वाई को हम यहाँ पर कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। तो कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं तो मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा, तो कोफिशिएंट हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 13y स्क्वायर माइनस 8y एक्स। यहाँ पर 13y स्क्वायर को भी कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है क्योंकि x एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ही टर्म आ जाएगा तो 8xy आ जाएगा। और इसको हम अगर कोफिशिएंट देखें तो मेरे पास जाएगा -8y, क्योंकि x तो मेरा टर्म है, x तो मेरा वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट उसके साथ कौन कौन से टर्म, उसके साथ कौन कौन से वैल्यू थे, -8y थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो मेरे पास आता है x प्लस वाई प्लस 2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर मेरे पास जो टर्म है, मतलब वैसे टर्म लो जिसमें से x इंक्लूडेड है, तो मेरे पास x एक ही टर्म है क्योंकि y को यहाँ पर भी कांस्टेंट एज्यूम किया गया और 2 तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर मिलेगा -1 को इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 क्या है, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पर 5 प्लस जेड एक्स है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो टर्म विथ एक्स है वो मेरा जेड एक्स आ जाएगा, जेड एक्स आ जाएगा, जिसको हम जेड लिख देंगे क्योंकि कोफिशिएंट इसका जेड ही है, तो जेड यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम टर्म विथ एक्स कौन का मेरा एक्स वाई है, यहाँ पर हम इसको वाई जो होगा वो मेरा कोफिशिएंट में आ जाएगा क्योंकि एक्स तो वेरिएबल है और वाई को हम कांस्टेंट एज्यूम किए हैं, तो कोफिशिएंट भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 12xy स्क्वायर प्लस 25, 12xy स्क्वायर प्लस 25। तो इसमें हम देखेंगे कि मेरे पास 12xy स्क्वायर हम लिख देंगे क्योंकि मेरे पास जो टर्म है वो x इंक्लूडेड है, इसमें x इंक्लूडेड है, तो इसमें मेरा जो कोफिशिएंट आ जाएगा x को मेरा जाएगा 12y स्क्वायर।
अच्छा, एक और टर्म है मेरा, एक और वो है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें मेरे पास दोनों टर्म में एक्स इंक्लूडेड है, तो मेरे पास टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो टर्म हो जाएगा, एक हो जाएगा 7x हो जाएगा, एक हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक मेरा हो जाएगा कोफिशिएंट मेरा हो जाएगा एक 7x का, और दूसरा कोफिशिएंट हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो बी है, बी देखते हैं। ठीक है, क्या है बी, आइडेंटिफाई टर्म विच कॉन्टेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई। उसमें सिंपल क्या था, उसमें एक्स वाले टर्म तो उसको वेरिएबल माना था, और इसमें जो वाई स्क्वायर वाले टर्म है उसको वेरिएबल अपन को एज्यूम करना है। मतलब जो मेरे एक्स वाले टर्म है उसको हम लोग कांस्टेंट की तरह एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से टेबल बना देते हैं, तो मेरा आ जाएगा एक्सप्रेशन टर्म्स विथ वाई स्क्वायर, टर्म्स विथ वाई स्क्वायर, और बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी देखेंगे हम। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बी पार्ट में, बी पार्ट में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर तो 8 मेरा कांस्टेंट है, हमको वाई स्क्वायर वाले टर्म को लेना है, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म मेरे पास जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मेरे 2 क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस 7x। इसमें मेरा टर्म विथ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का जो वाई स्क्वायर के साथ जो टर्म है मेरा 5y स्क्वायर है, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, कोफिशिएंट मेरा 5 हो जाएगा। सिंपली अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 3 मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 3 मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। तो इसमें सिंपल हम देखेंगे कि इसमें मेरे पास वाई स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन से हैं। तो वाई स्क्वायर वाले टर्म मेरे पास दो ठे हैं। पहला कौन सा है, -15x वाई स्क्वायर, और दूसरा मेरा टर्म कौन सा, प्लस 7y स्क्वायर। तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 15x हो जाएगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का 7 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ पर। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये क्या होते हैं, पहले जैसा कि मैंने अपना पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कि मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। जो सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, डबल टर्म मतलब दो टर्म हो तो बाइनोमियल, और तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल, और एक या एक से ज़्यादा टर्म हो तो हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास है 4y माइनस 7z। तो मेरा दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, तो यहाँ पर टू टर्म है, टू टर्म्स, दो टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में वो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है मतलब एक टर्म है, तो एक टर्म के लिए हम बोलेंगे क्या, मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ पर मेरा तीन टर्म है, तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स में तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। फिर मेरे पास आता है चौथा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हंड्रेड है, हंड्रेड यानी कि सिंगल एक टर्म है, कांस्टेंट भी है लेकिन टर्म है, एक सिंगल टर्म है, तो हम क्या बोलेंगे कि वन टर्म है वन टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ए बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर मेरे पास तीन टर्म है, तीन टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 5 - 3t। 5 - 3t, 5 - 3t, इसमें से कितने टर्म है? 2 टर्म, 2 टर्म्स, 2 टर्म है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 टर्म है, तो हम बोलेंगे क्या? बाइनोमियल। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 4p² - 4pq²। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म है 2 टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे 2 टर्म, 2 टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? बाइनोमियल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर मेरा 8, 7mn। मेरे पास सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, तो हम लोग बोलेंगे इसको मोनोमियल। नाइन क्वेश्चन देखेंगे, तो 9 क्वेश्चन है मेरे पास आ जाता है z² - 3z + 8। तो यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म हो गया, 3 टर्म, 3 टर्म हो गया, तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ये मेरा हो गया 10 क्वेश्चन नंबर a² + b²। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये मेरे 2 टर्म हो गया, 2 टर्म्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। यहाँ मेरा हो जाएगा 11, तो मेरे पास आ जाएगा मेरे पास कितना? z² + z। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 टर्म्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 12, 1 + x + x²। यहाँ पे मेरे 3 टर्म हो गए, 3 टर्म्स। यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3 टर्म के लिए मेरा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक। लाइक अनलाइक के लिए मैंने भी प्रीवियस लेक्चर में आप लोग बताया था कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक जो सेम एक जैसा हो, और अनलाइक जो एक जैसे ना हो। वैसे टर्म जो एक जैसे हों उनको बोलेंगे लाइक टर्म, और वैसे टर्म जो एक जैसे ना हो उनको बोलेंगे अनलाइक टर्म। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये मेरे होते हैं 1 और 100, ये दोनों मेरे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे कि मेरे लाइक टर्म है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है मेरा दूसरा नंबर? -7x और दूसरा मेरा 5/2x। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? यहाँ पर ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको लिख देंगे कि -7x, और यहाँ पर हम लिख देंगे 5/2x। यहाँ पर -7 और 5/2 दोनों कांस्टेंट है, और x वेरिएबल दोनों सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये मेरे लाइक टर्म होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि -29x और -29y, -29x और आ जाएगा -29y। तो यहाँ पर -29 -29 ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर ऊपर x है और नीचे y है, मतलब x अलग वेरिएबल है और y दूसरा वेरिएबल है। तो ये मेरे हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास कितना आता है? 14xy, और दूसरा मेरा आता है 42yx। तो यहाँ पर मेरा आता है 14x और y, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेरा आ जाएगा 42y और x। 14 42 दोनों मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। x है y है, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि लाइक टर्म है।
क्योंकि दोनों टर्म के मतलब वेरिएबल मैच कर रहे हैं तो मेरे वो लाइक टर्म होंगे, लेकिन वेरिएबल अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो मेरे वो लाइक टर्म नहीं होंगे। अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कितना, 4m² p और मेरा 4m p², तो मेरा आ जाएगा 4m²p और मेरा आ जाएगा 4m p²। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 दोनों कांस्टेंट है, सही है। यहाँ पर m² है लेकिन यहाँ पर m है, और यहाँ पर p है, यहाँ पर p² है। मतलब एक p यहाँ होना चाहिए तो एक m यहाँ होना चाहिए था, तब ये लाइक टर्म बनता। लेकिन यहाँ पर m² है, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर सिंगल m है, यहाँ पर एक p है और यहाँ पर 2p है, तो इसके चलते ये मेरा अनलाइक टर्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बोल रहे हैं 12xz और 12x² z²। तो मेरे पास आता है 12xz और फिर मेरे पास आता है 12x² z²। तो ये भी मेरा 12 दोनों कांस्टेंट है, सही है, लेकिन x ऊपर सिंगल है और नीचे x² है, ऊपर z सिंगल है और नीचे z² है, तो ये मेरा हो गया अनलाइक टर्म, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, तो अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हम देखते हैं पार्ट नंबर ए क्या है। आपको यहाँ पर से ए दिख रहा होगा क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिखाकर मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, -xy² -4yx² 8x² -2xy² -7y -11x² -100x -11yx 20x² y -6x² y 2x y 3x। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे, यहाँ पर पूछा है कि आइडेंटिफाई द लाइक टर्म, इनमें से लाइक टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए या अलग कीजिए। ठीक है, मतलब लाइक टर्म जो उनको सेपरेट कीजिए। तो सिंपली ये कहने का मतलब कि पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो एक जैसा टर्म है उसको अपन अलग करने की कोशिश करेंगे, जो सिंपल पहले एक जैसे लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर -xy² है, अब यहाँ पर y² और कहीं है, y² एक यहाँ है, एक, और दूसरा मेरा कहीं पर y² नहीं हो गया, यहाँ पर आ जाएगा -xy² और कॉमा में 2xy²। तो ये मेरे एक टर्म हो गए, मतलब एक लाइक टर्म हो गया। अच्छा, और दूसरा देखते हैं, x² है, x² एक यहाँ है, दूसरा x² यहाँ है, ठीक है, तीसरा x² यहाँ है, ठीक है, चौथा x² यहाँ है, पांचवा x² यहाँ है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ठीक है, तो -4yx², दूसरा मेरा कॉमा दे के हम लिख सकते हैं कि 8x², तीसरा हम कॉमा दे के -11x², चौथा हम कॉमा दे सकते हैं कि 20x²y, ये गलत है, नहीं ऐसे नहीं। देखिए हम वो टर्म देखेंगे कि जैसे कि y x² हो तो कहीं पर y x² है, y x², एक यहाँ है y x², एक यहाँ है y x²। तो हम देखेंगे -4yx² और यहाँ आ जाएगा 20yx²। ये मेरे दूसरे टर्म हो गए, दो मतलब मेरे पास दो लाइक टर्म एक जैसे यहाँ पर आ गया। तो हमने देख लिया कौन कौन से कर लिया हमने, एक इसको कर लिया, दूसरा इसको कर लिया, तीसरा इसको कर लिया
और चौथा इसको कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर 8x² है, 11x² है, -6x² यहाँ पर आ जाएगा 8x² माइनस कोमा -11x² और आ जाएगा -6x², ठीक है। तो एक इसको अपन कर लिया, एक अपन ने इसको कर लिया, एक अपन ने इसको कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा मेरा लाइक टर्म कौन कौन से हो गए। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, एक 7y यहाँ आ गया, एक y यहाँ आ गया, एक 7y यहाँ आ गया, एक y यहाँ आ गया, तो हमारा हो जाएगा 7y और एक y। तो एक अपन ने इसको कर लिया, एक अपन ने इसको कर लिया। अब तीसरा देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब और टर्म निकालते हैं। तो पहला एक मेरा आ गया -100x और 3x, तो हमारा रहेगा -100x और 3x, एक टर्म ये हो गया। और अगर एक टर्म और निकाले तो -100x और 3x, ठीक है। फिर हम निकालें तो -11yx और 2xy और -11xy, ये मेरे एक टर्म और आ गया। मतलब मेरे दो तीन टर्म का कंबाइन सेट बन रहा था। हम इसको भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक टर्म्स आर कौन कौन से हो गए, -xy² -xy² और 2xy²। अच्छा, -4y² -4yx²। ये मेरे सारे लाइक टर्म आ गए, जिसमें से आप एक बॉक्स इसको बना सकते हो, दूसरा बॉक्स इसको बना सकते हो, तीसरा बॉक्स आप इसको बना सकते हो, चौथा बॉक्स ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये जैसे एक में सारे टर्म दिए हुए थे, इनको लाइक टर्म करके हम सारे टर्म को हमने अलग कर दिया। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर बी। क्या है पास 10pq 7p 8q -p² -7qp 100q -23 12q²p² -5p² -41 2405p 78qp और 13p²q और फिर मेरे पास आता है qp² और 701p²। इसको हम अलग अलग सेपरेट करते हैं बाई लाइक टर्म से, ठीक है। तो लाइक टर्म से कैसे कर सकते हैं, pq, एक मेरा pq यहाँ है, दूसरा मेरा pq को, मतलब कांस्टेंट छोड़ दीजिए, बस वेरिएबल वाले टर्म को एक, जो वेरिएबल एक जैसे टर्म है उन सारे टर्म को एक कीजिए। कैसे हो सकते हैं एक सारे वेरिएबल वाले टर्म, तो ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 7p तो यहाँ पर 7p आ जाएगा, ये मेरा 7p हो गया। अच्छा, p वाला टर्म और कहाँ है, p एक मेरे यहाँ आ गए 2405p, फिर मेरे पास p वाला टर्म हो गया, तो एक मेरे p वाला टर्म ये हो गया। अच्छा,
दूसरे मेरे 10 PQ वाले टर्म, इसको ऐसे सर्कल कर दीजिए, इसको भी ऐसे सर्कल कर दीजिए। 10 PQ वाले टर्म, 10 PQ और 10 PQ कॉमा -7 PQ एक ही वाले हो गए, और PQ 78 PQ, तो एक 78 PQ -7 PQ और 10 PQ, ये वाले टर्म को मिला के मेरे एक लाइक टर्म बन गए। इन सारे टर्म को मिला के मेरे एक लाइक टर्म बन गए। अब देखते हैं मेरे पास 8Q, जो मेरे 8Q हैं, 8Q -100Q, 8Q 100Q और हो गए। तो मेरे 8Q 100Q मिला के मेरे तीसरे टर्म बन गए। अब देखते हैं P²Q, तो मेरे पास है -P²Q², फिर मेरे पास आते हैं 12P²Q², 12P²Q² और नहीं, ये मेरा एक टर्म हो गया। ठीक है, और ये मेरे एक टर्म हो गए। और मेरे दूसरे जो टर्म हैं, एक मेरे ये वाले टर्म को सर्कल कर दीजिए और एक ये वाले टर्म को सर्कल कर दीजिए। फिर मेरे पास आते हैं ये -23 और 41, ये वाले एक टर्म हो गए, ये 23 और 41 ये वाले टर्म। फिर मेरे पास आते हैं -5P², -5P² और 701P², ये वाले एक टर्म हो गए। फिर मेरे पास आता है 13P²Q और दूसरा मेरा टर्म आता है P²Q। ठीक है, इन तीनों टर्म को अगर कंबाइन करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पर लाइक टर्म्स आर 7P 405P। ठीक है, फिर आता है 10PQ -7PQ 78PQ। फिर मैं बताया 8Q -100Q -P²Q² और 12P²Q² और 2341। फिर मेरे पास आते हैं -5P² 701P²। फिर मेरे पास आते हैं 13P²Q। फिर मेरे पास आते हैं P²Q। ये मेरे लाइक टर्म अब एक सेट में आ गए, जितने लाइक टर्म हैं। तो ये आपका 12.1 के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। तो आप देखें और इसे बनाएं। आई नो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए बाय।